अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। आजकल पूरी दुनिया में बहुत बात की जा रही है अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करने की। मेरा एक सवाल है, क्या ये हेरिटेज सिर्फ मॉन्यूमेंट्स तक, इंफ्रास्ट्रक्चर तक, बिल्डिंग तक महदूद है कि जो असल हालत में पहले थी उसको किसी तरीके से बचा लिया जाए, या फिर मैक्सिमम आप अगर म्यूज़ियम्स में चले जाएं तो वहाँ शीशों के पीछे चीज़ें रखी होती हैं जिसमें बहुत सारे लिबास भी होते हैं कि लोग आएँ रोमांटिसाइज करें, अच्छा ये पहना जाता था एट्सेट्रा। माई क्वेश्चन इज़, व्हाट अबाउट द आइडियाज़, व्हाट अबाउट द आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस? ये ट्रेडिशंस तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आहिस्ता आहिस्ता पास ऑन होंगे तो लिवेबल होंगे ना, अदरवाइज व्हाट? इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एंड आई हैव बीन जॉइंड बाय एन अमेजिंग गेस्ट बिकॉज हर वर्क सिट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ आर्ट, एजुकेशन एंड एडवोकेसी, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को डेडिकेट की हुई है। ख़ुद तो वो टीचर एंड इंस्ट्रक्टर हैं ही, लेकिन साथ साथ इसकी एडवोकेट भी हैं। आई बीन जॉइंड बाय मिस ज़ैनब डार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो सोसाइटी पे और दुनिया में क्या हो रहा है उस पे बाद में आऊँगी। सबसे पहले आपसे आपकी निजी ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहूँगी, इस आर्ट फॉर्म की तरफ, कथक की तरफ ख़ुद कैसे आई? आपको कैसे शौक़ हुआ? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे बचपन से शौक़ था। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बचपन से। जब आप एक आर्टिस्टिक टिंज के साथ पैदा होते हैं, आप एक अलग किस्म के टेंजेंट पे होते हैं लाइफ के। आप एक रेगुलर सोच नहीं रखते। तो मेरा पहला जो एक्सपोजर था वो थ्रू थिएटर था। ओके। जो आर्ट्स की दुनिया, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया है। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई, मेरे वालिद को मौसीकी से बहुत शगफ था, तो हम इकट्ठे गाते भी थे। और हमारे घर में ऐसे था, क्योंकि प्रोफेसर्स का ख़ानदान था, हम सभी टीचर्स थे, तो शागिर्द मेरी वालदा के भी आते थे, वालिद के भी आते थे। म्यूज़िक का सभी को शौक़ होता था। तो पहला एक्सपोजर तो गाना था। गाने के बाद मेरा पहला एक्सपोजर था स्ट्रीट थिएटर। ओके। 80 की दिहाई थी, इस मुल्क पे बहुत ही गिरां गुजरी, बिलखसूस आर्ट और आर्टिस्ट्स के ऊपर। तो उस दौर में हमने स्ट्रीट थिएटर हम करते थे और लोगों के हुकूक के बारे में उनको आगाह करना, जो हमें लगता है गलत हो रहा है उसके बारे में आवाज़ उठाना। तो पहला जो मुझे लत लगी या नशा लगा वो थिएटर का था। अब थिएटर एक इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है कि वो आपको ज़ुबान दे देता है, आपके हर एक्सप्रेशन को एक ज़ुबान दे देता है। तो करती रही, थिएटर करती रही। कहीं मैंने पढ़ा कि जब हम क्लासिकल डांस सीखते हैं तो हमारे पोस्चर्स बहुत इम्प्रूव होते हैं, हमारा ज़िंदगी गुजारने का एक नज़रिया थोड़ा बदलता है। तो वो कहीं ना कहीं उस ज़माने में लाहौर में महाराज कथक होते थे, बड़ी कोशिश की, पर शायद उस वक्त का तकाज़ा ऐसा था और हमारे कुछ घर के हालात ऐसे हो गए मेरे वालिद के चले जाने के बाद कि मैं नहीं सीख पाई। मैंने कथक सीखा शादी के बाद। ओके। मैं 4 साल, उस ज़माने में हमें पड़ोसी मुल्क का वीज़ा आसानी से मिल जाता था। मैं 4 साल जाती रही, वक्तन फ़वक्तन सीखती रही। जब मैंने कथक सीखना शुरू किया तो मेरा मकसद था अपने, जिसे हम अपनी इस्तिलाह में अभिनय कहते हैं, एक्सप्रेशन। मेरा मकसद था कि मेरा एक्सप्रेशन इम्प्रूव करे, मेरा पोस्चर इम्प्रूव करे। लेकिन जब तक आप पानी में पैर नहीं डालते, आपको उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो जब मैंने कथक सीखना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अपनी ज़ात में एक अलग दुनिया है और नाटक, रंगमंच, थिएटर इससे जुड़ा हुआ है। तो फिर वो ऐसा मेरे खून में शामिल होता चला गया कि कब मैं उसके सहर में गिरफ्तार होके कब उसके रंग में रंगी गई, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ। इवेंचुअली ये हुआ कि मेरे लिए पहले थिएटर अव्वल और कथक दोम था। अब मेरे लिए कथक अव्वल और उसके साथ साथ मेरा थिएटर चल रहा है। राइट। सो जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं वो ये है कि जो क्लासिकी रक्स या क्लासिकी मौसीकी है
उसका जो रचाव है वो ऐसा रंग है कि वो आप पे से छूटता नहीं है, वो चढ़ता ही चला जाता है, और वो आपके अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ एक ऐसा ठहराव पैदा कर देता है कि उसके बिना शायद आपको लगता है कि इससे पहले क्या ही जिंदगी थी मेरी, जिंदगी तो अब मुकम्मल हुई है. सो दिस इज हाउ माई जर्नी ऑफ कथक स्टार्टेड. राइट. I learnt it to improve myself, but now it has become me. अ पार्ट ऑफ यू. बिल्कुल जैसे Not a part of me, it is दैट me. इज यू. राइट It राइट is me. राइट. तो वो रंग आप पे चढ़ा और अब आप बाकियों में भी वो अब बांट मैं रही कोशिश हैं. कर रही हूँ कि अकेली मैं ही क्यों, है. सबको इससे मुस्तफीद होना चाहिए. हैं. अच्छा, अगर थोड़ा सा हम इस खित्ते की बात करें, जैसे आपने कहा कि आपका भी पड़ोसी मुल्क आना जाना उस वक्त में आसान था. मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें बाहर के कल्चर से उठाई हैं. अनफॉर्चुनेटली कोई भी ट्रेंड अगर वहाँ आता है तो 5-10 साल बाद यहाँ आते हैं, लेकिन ये जो आर्ट फॉर्म, ये जो क्लासिकल मौसीकी, कथक एंड दीज डांस फॉर्म्स है, ये इसी खित्ते की अपनी हैं. ये हमने इनफैक्ट एक्सपोर्ट की हैं. तो फिर भी आज हम क्यों इनसे इतना कतरा रहे होते हैं? आज भी क्यों जब डांस फॉर्म्स की बात की जा रही होती है तो बहुत सारे लोग अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं किस चीज़ के हवाले से बात की जा रही है. जब बच्चों ने डिग्री करनी है तो हाँ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बिजनेसमैन बन जाओ. हाँ, एज अ हॉबी आप कथक सीख लो, लेकिन कभी इसको प्रोफेशन के लेंस से नहीं देखा जाता. बेटे जान, ऐसा है, मैं आपको बताती हूँ. ये वो चीज़ें हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं. मेरी गुरु कहा करती थी कि आप चाहती हैं कि आप कथक सीखें, यू विल हैव टू सरेंडर योर होल सेल्फ टू इट. मैं ख़त्म करनी पड़ती है, अपना आप पूरा दे देना पड़ता है. फिर ना दिन होता है ना रात होता है. आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, आपको अपने आज़ा को बचा के रखना पड़ता है, अपने स्टेमिना को बचा के रखना पड़ता है, आपको अपनी खुराक को तब्दील करना पड़ता है. ये एक पूरा लाइफस्टाइल है. ये रास्ता आसान नहीं है. हम बहुत सहल पसंद कौम हैं. बिल्कुल. ठीक है. तो पहली बात तो ये कि दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, विच इज़ समथिंग वी कैन नॉट प्रैक्टिस एज अ नेशन. बिकॉज हम उठेंगे ही जब सुबह के 2:30 बजे, दोपहर के 2:30 बजे, 3 बजे, रात को सोएंगे ही उल्लुओं की तरह 3 बजे 4 बजे सुबह के तुम सोते हैं. आप मुझे बताएं इसमें डिसिप्लिन कहाँ आएगा? ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमने ये बात की कि हमने बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट की. हम इस आर्ट फॉर्म, हम इसको छोड़ क्यों दिया हमने? आप ये देखें, इसमें मुझे लगता है कि जो मेरी ज़ाती राय है, आप इससे डिसएग्री कर सकती हैं, कोई भी डिसएग्री कर सकता है. मुझे लगता है कि कथक को डी फेम करने में बहुत बड़ा रोल मीडिया इंडस्ट्री का है. आप देखें, आपने फिल्मों में किस तरह कथक को प्रेजेंट किया है, आपने ड्रामों में किस तरह कथक को प्रेजेंट किया है. आपने इसको बता दिया कि दिस इज ओनली द डांस ऑफ द कोर्टिजन्स. अनफॉर्चुनेटली यस, यस, इट्स द ट्रूथ. ठीक है. तो जब आपने इसका एक चेहरा बिगाड़ के समाज में प्रेजेंट किया, लोग इस आर्ट फॉर्म की इज्जत कैसे करेंगे? बहसियत कौम हम क्या करते हैं? आप देखें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो तमासील थिएटर में या जो छोटे थिएटर्स में ये जो ओछे छिछोरे नाच गाने के प्रोग्राम होते हैं, लोग देखने जाते हैं. क्यों देखने जाते हैं? आप कहें कि हमें ये ओछा छिछोरापन नहीं देखना, लोग बनाना बंद कर देंगे. हम खुद छिछोरपन को प्रमोट करते हैं और फिर हम कहते हैं हमारे कल्चर को पता नहीं क्या हो गया. जब हम क्लासिकी रक्स के लिए रंगमंच पे उतरते हैं बेटा, हमारा एक बाल भी बाहर नहीं निकला होता, चेहरे पे नहीं होता. हम एक ढके हुए लिबास में स्टेज पर उतरते हैं. हम कोई ऐसी मूवमेंट नहीं करते जिससे हमारे जिस्म का कोई एक मखसूस अंग उजागर हो. हम बहुत नपे तुले मूवमेंट्स, इट इज़ ऑल वेरी मैथमेटिकल, इट इज़ ऑल वेरी कैलकुलेटिव, इट इज़ ऑल वेरी ग्रेसफुल. लेकिन जब आपने उसका एक भद्दा और बिगड़ा हुआ चेहरा फिल्मों में और ड्रामों में दिखाया, लोग कैसे उस फन की इज्जत करेंगे?
वो वल्गैरिटी वाला एलिमेंट आपने तो उसको बताया ही कि ये लोगों को रिझाने के लिए किया जाता है, एक्स्ट्रा अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, ये गलत किस्म की खवातीन करती हैं। जब आप इसकी तारीख को देखें, दिस वॉज एन ऑफरिंग, दिस वॉज एन ऑफरिंग, दिस वॉज द डांस ऑफ द स्टोरी टेलर्स। बरे सगीर का वो खित्ता है जहाँ हर 100 किलोमीटर के ऊपर ज़बान तब्दील हो जाती है। जब आप यहाँ से, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी हम इसी स्टूडियो की बात कर लें, कोई पंजाबी बोलता होगा, कोई पश्तो बोलता होगा, अगर आपने किसी को बुलाना है या वक्त पूछना है, आप उसे पूछेंगे अगर उसको ज़बान नहीं आती। ये क्या है? ये अभिनय है। This is all what Kathak is all about, connecting people. It's a language. It's a universal language. It's a language. यही तो मैं लोगों को establish करने की कोशिश करती हूँ। हम परदेश जाते हैं, हमें वहाँ की ज़बान नहीं आती, हमने किसी को कहना होता है, भैया बात सुनो, खाना कहाँ मिलेगा? ये यूनिवर्सल इशारे हैं। बिल्कुल। वहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ आओ बैठो मेरे पास, ये यूनिवर्सल इशारे, ये एक लैंग्वेज है। हमने सिर्फ उस लैंग्वेज को रिदम के ऊपर सेट कर दिया है। जब आप एक बच्चे को ABC सिखाते हैं, आप किसी बच्चे से पूछें बेटा ABC क्या है, ABCDEFG, सुर में गाएगा ना। हम छोटे होते थे, हमें पहाड़े कैसे याद कराते थे, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, लय है, लय में चीज़ जल्दी याद हो जाती है। बिल्कुल। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब सुर ताल लय हमारी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा है, तो फिर हम क्यों उससे इतना दूर भागते हैं? हम उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते बेटा कि हमने लोगों को ये बताना ही छोड़ दिया है कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ डांस फॉर्म, इट इज़ अ लाइफस्टाइल। ये एक पूरी लैंग्वेज है। और जब जितना हम अपनी रूट से, अपने कल्चर से दूर जाएंगे, आप जितना मर्जी बच्चों को हिप हॉप म्यूज़िक करा लें, आप जितना करते ही है ना, क्या करते हैं वो? झटके मार मार के नाचते ही हैं। समझ तो कुछ आ नहीं रही होती कि क्या करें, पीटी कर रहे हैं, इनको किसी ने सजा दे दी है, कोई करंट लग गया है, कुछ समझ नहीं आ रही। ग्रेस नहीं है। बच्चे काउच पोटैटो बन यूं बैठे हैं, लेटे पड़े हैं, सीधा खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत ही नहीं। Oh, I love how beautifully you're putting everything. आपका हर जुमला जो है एक फूड फॉर थॉट है। क्योंकि बेटा हम हर चीज़ गिणत में करते हैं। हम मिसाल के तौर पे हमारा हर जुमला कैसे फॉर्मुलेट होता है? हमारी बीट है ता थई थई तत, आ थई थई तत, 8 मात्रें हैं। जब हम इसको गिनते हैं ता थई थई तत, आ थई थई तत, आज हम खाने में क्या बनाएंगे? हमारा हर जुमला नपा तुला होता है। सो जब लोगों का ये ख्याल है कि ये बस गए स्टेज पे चढ़े, 2-4 नाच लिया, और नहीं, पूरी गिनती है इसमें, एंगल्स हैं इसमें। इसके अंदर जितनी मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री कथक में है, मेरे स्टूडेंट्स आके कहते हैं मैडम हम क्लासिकल डांस सीखने आए थे, आप हमें हिसाब मैथ्स में लगा दिया, आप मैथमेटिक्स सिखा रही हैं हमें। तो ये जो हमने इसका एक चेहरा बिगाड़ा है बेटा, वो हमने किया है। और मैं समझती हूँ इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी फिल्मों का है, बहुत बड़ा रोल हमारे ड्रामों का है, और बहुत बड़ा रोल हमारे थिएटर्स का है। जो अनफॉर्चुनेटली फहाशी की तरफ जाना शुरू हो गए कि वो एक एलिमेंट, मुझे नहीं समझ आती कि क्या उससे क्या फ़ायदा क्या हुआ। मैं आज तक ये समझ नहीं पाई हूँ कि कुछ तो इंसान कोई काम करता है, इंसान कहता है अच्छा जी मैंने ये किया, इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ। ये फहाशी फैला के आपको क्या मिला? बस इतने सोच समझ वाले लोगों ने मैं किया होता आज तक नहीं समझ पाई कि आखिर इनको हासिल क्या हुआ। 4 पैसे। आपने कहा लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लोग आर्टिस्ट क्यों नहीं बनते? मैं आपको बताती हूँ आर्टिस्ट क्यों नहीं बनते। मुझे मेरी वालदा की एक जुमला याद है जो आज भी मुझे ऐसे तीर की तरह चुभता है। जब मैंने उनसे कहा मैं NCA जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा तुम NCA क्यों जाना चाहती हो? मैंने सोचा अगर मैंने कहा कि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स करना चाहती हूँ तो मैं घर से ही निकाल देंगी, तो बेहतर है कि मैं कोई ऐसी चीज़ का नाम लूँ जो एक्सेप्टेबल हो। मैंने कहा मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। उनका एक जुमला था जिसकी मुझे समझ बहुत साल बाद आई। उन्होंने मुझे कहा तुम
अपने लिए ये फ्यूचर देखती हो कि तुम्हारी पेंटिंग्स अनारकली के थड़ों पे 100 रुपए में बिके? इज दिस द फ्यूचर यू वांट फॉर योरसेल्फ? इस बात की समझ मुझे 10 साल बाद आई कि एक आर्टिस्ट को फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, हाँ। जब एक आर्टिस्ट को फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है बेटा, तो फिर वो इसको एज अ प्रोफेशन क्यों बनाएगा? फिर वो बैंक में नौकरी करेगा और शाम में पेंटिंग करेगा। उसको अपनी शौक की हद तक ही फिर महदूद रखेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, और थोड़ा सा आपने देखा होगा कि हम जहाँ पे अपने बहुत सारे लेजेंड्स को सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने आपकी सकाफ़त को ज़िंदा रखने में काम किया है, तो उसमें भी आर्टिस्ट बहुत कम ग्रेड के ऊपर जो है उनको एक्नॉलेजमेंट मिलती है या पज़िराई मिलती है। अभी भी अगर आपने साइंस की फील्ड में कोई मार्का मारा है, या आप अब जैसे एआई के हवाले से बहुत काम हो रहे हैं, व्हाट्सएवर अगर फोर्सेस का है, तो एक अलग लेवल से, एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन आर्ट, हाँ, तो आर्ट ही वाला एक एलिमेंट होता है। छोटी सी मिसाल देती हूँ। पिछले साल मुझे, मैं नाम नहीं लूँगी, एक बड़ा इवेंट हो रहा था इस्लामाबाद में, और उस इवेंट से का जो ताल्लुक़ था वो पढ़े लिखे तबके से था। और उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, हम चाहेंगे कि आप आएँ और आप फैज़ साहब की कोई गज़ल परफॉर्म करें, या हबीब जालिब की कोई गज़ल परफॉर्म करें, या कोई भी गज़ल, क्योंकि वो इवेंट ही कुछ किताबों से रिलेटेड था। और अमूमन हम अपने प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं परफॉर्म नहीं करते। Okay. हम बड़ा नज़रियाती सा प्लेटफॉर्म है, तो हम अपनी आइडियोलॉजी पे ही चलते हैं। तो जहाँ कॉज ना हो हम वहाँ परफॉर्म नहीं करते। अब ये कॉज बेस्ड ही लगा मुझे कि इल्म और तदरीस का सिलसिला है और सारा। तो पहले तो मैंने उन्हें कहा कि जी मेरी तो खैर है, लेकिन मेरे साथ जो बच्चे आएंगे, आई वुड लाइक यू टू पे देम समथिंग। क्यों, एक इंसेंटिव होता है ना। उन्होंने कहा मैडम पे तो नहीं हम कर सकते। मैंने कहा जी पे नहीं कर सकते क्यों? मैडम मीडिया होगा ना, आपको कवरेज मिलेगी। तो मैंने कहा जी कवरेज तो नहीं चाहिए मुझे, मीडिया भी नहीं चाहिए मुझे। आपका ख्याल है मैंने ये काम मशहूर होने के लिए शुरू किया है? मशहूर होने के कई तरीके हैं। सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे आप ओछे तरीके से एक छींक मार दें, आप वायरल हो जाते हैं। तो मशहूर होने के लिए मैंने ये काम नहीं किया। और जब तक आप आर्टिस्ट को पे नहीं करेंगे, उसे क्या इंसेंटिव है इस चीज़ को कंटिन्यू करने का? सो द पॉइंट इज़ बेटे कि ये तब तक हॉबी ही रहेगा जब तक कि लोग इसकी इज्जत नहीं करना शुरू। आप एक इंसान है, उसने अपनी सारी उम्र, एक आर्टिस्ट को बनने में बेटा 15 से 16 साल लगते हैं। बिल्कुल। फॉर अ क्लासिकल सिंगर और अ क्लासिकल डांसर इट टेक्स 15 to 16 years। और उसके बाद आप उसे कहते हैं कि हम 4 कैमरे लगाएंगे, आप टीवी पे आएंगे, आप उसकी कदर ही नहीं करें, पैसे नहीं देंगे हम आपको। तो फिर आप मुझे बताएं इसको प्रोफेशन कौन बनाएगा? और आई थिंक यही वो वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि हम लोग जो है तंजली की तरफ जा रहे हैं। और जब आप ये करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज किया, उसको रिकॉग्नाइज किया, हम ये कब सोचेंगे कि हमारी जो रिकॉग्निशन है वो हमारी रूट है। हमारी रूट हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर तलवारें चलाना नहीं है, तुर्की के ड्रामे हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर हमारा अपना सुर है, हमारी अपनी ताल है, हमारा अपना रक्स, हमारी अपनी मौसीकी, हमारी अपनी कहानियाँ हैं। हम अपने बच्चों को मुग़लों की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को बताते बेटा ये था अकबर बादशाह। हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि बेटा ये था दुल्ला भट्टी जो खड़ा हुआ। हम अपने बच्चों को अब आजकल ये फैशन है कि हम तुर्की के ड्रामे दिखाते हैं बच्चों को। हम उन्हें कहते हैं बेटा ये हमारे, वो कहाँ से थे हमारे बड़े? वो एक अलग खित्ता है, हम एक अलग खित्ता हैं। हम बड़े सगीर के लोग हैं, वो किसी और खित्ते के लोग हैं। हम एक कैसे हो सकते हैं? हमारी कहानी अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारी खुराक अलग है, हमारी बोली अलग है। तो फिर वो हमारे बड़े कैसे हो सकते हैं? दे आर नॉट आवर एंसेस्टर्स।
We are the people of Indus Valley civilization. We are the people of Mehergarh civilization. हमारी civilizations अलग हैं और शुरू से हमारी civilization में मौसीकी का बहुत बड़ा रोल रहा बहुत बड़ा है कंपोनेंट, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये हमारी, इसको हम कहते हैं बेटा, ये हमारी सदियों की मेमोरी है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। आज भी किसी मजमे में ढोल बजेगा, आप रुक नहीं सकते, क्योंकि वो ढोल हमारी जड़ है, वो थाप हमारी जड़ है। हम चलते हैं, हमारी चाल एक ताल है, हर इंसान की अलग ताल है। आप पैदा होते हैं, यू आर बोर्न विद अ हार्ट बीट, देयर इज अ रीजन इट्स कॉल्ड अ बीट, इट्स अ रिदम। और बड़ा प्रॉपर रिदम होता है, जहाँ पे एबनॉर्मैलिटी जहाँ आती रिदम है गड़बड़ हुआ बस गए आप। हम गए। जिस दिन वो रिदम रुका, वो दिन इस दुनिया में आपका आखिरी दिन है। इसका मतलब ये कि हमारी पूरी जिंदगी एक रिदम पे चल रही है। तो फिर हम ताल कैसे हराम हो गई और ताल कैसे खराब हो गई, और आपको तो खुदा ने, आप दुनिया में नहीं आते, आप माँ के पेट में होते। फीटल हार्ट बीट इज द फर्स्ट इंडिकेटर दैट देयर इज अ लाइफ विद इन यू। सो वीव गॉट द होल इक्वेशन रॉन्ग। राइट, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने उसको इस तरीके से समझाया है या बयान किया है कि हर इंसान को उस पर सोचने में मजबूर कर दिया है। हम बड़ा कहते हैं मतलब डांस क्या है, बस डांस ही है, बट पर्सनली व्हाट आई हैव लर्नड आपकी इन बातों से कि डांस मैथ भी है, रिदम भी है, डिसिप्लिन भी है। जैसे आप लोगों की परफॉर्मेंसेस से पहले आई एम श्योर उसकी कितनी रिहर्सल्स होती होंगी। जैसे आपने कहा पूरा लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है वो, आपने क्या खाना है, स्टेमिना कैसे इंक्रीज़ करना है। सो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। एंड अनफॉर्चुनेटली जब हम कल्चर की बात करते हैं, जैसे मैं शुरू में भी कही थी, अब ज़ुबानों की बात कर लें तो अभी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ ने पाकिस्तान की 27 लैंग्वेजेस को जो है ख़तरे के ज़ुमरे में डाला हुआ है कि ये अगले कुछ सालों में बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। कथक को तो ज़ुबान मानते ही नहीं है, डांस को तो लैंग्वेज मानते ही नहीं। यस, मैं वही कहने लगी थी, ये तो फिर वो ज़ुबानें हैं जो फॉर्मल हैं, जो ये आर्ट फॉर्म है, जो ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, इनको तो अभी आपने उस ज़ुमरे में डाला ही नहीं। एंड देन अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनोमेनिया, बाहर की हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जैसे आपने कहा टर्की के ड्रामे हमें बहुत अच्छे लगते हैं, यही कथक डांस जिसके ओरिजिन यही खत्ता है, यही जब बाहर के फॉरेनर्स कर रहे होते हैं तो हम बड़ा, आप देखें, आप बाहर जाते हैं ना, आप वर्लिंग दरवेश देखने जाते हैं, देखने जाते हैं कि नहीं जाते, वही स्पिन्स हमारे कथक में, लेकिन हमने बिकॉज उसको स्पिन्स आर यूनिवर्सल। जब एक चक्कर है, व्हाट इज अ स्पिन? स्पिन इज अ सर्कल। राइट, सर्कल इज, व्हाट डज अ सर्कल रिप्रेजेंट? कंप्लीशन। कंप्लीशन। कि आपने जहां से शुरू किया फुल सर्कल घूम के आप वहीं आए। जब हम सर्कल सिखाते हैं, हम क्या कहते हैं? जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश में है। जब कुल आलम गर्दिश में है तो हम कौन होते हैं जो गर्दिश को रोके? सो वी स्पिन टू बिकम वन विद द यूनिवर्स। राइट, दैट इज द पावर ऑफ स्पिन। तो आप मुझे ये बताएं कि हम जाते हैं, हम इतने ढेर जेबों में से पैसे निकाल के देते हैं, वर्लिंग दरवेश देखने जा रहे हैं, पर जो कथक में, आपको पता है, हम एक टाइम में, मैं अपनी बताऊं, इन वन गो आई टेक 50 to 60 स्पिन्स। ओके, ठीक है? जब आप 50 से 60 स्पिन्स इकट्ठे लेते हैं, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस। आप वर्लिंग दरवेश देखने जाते हैं, जिसको हम विलिम्बत कहते हैं, जो स्लो पेस में वो घूम रहे हैं, हम वही चीज़ फास्ट पेस में करते हैं। वर्लिंग शुरू हुई मौलाना रूमी से, हमारी डांस फॉर्म एजेस बिफोर दैट, हम 3000 साल पुरानी डांस फॉर्म है ये, शायद उससे भी पुरानी, पर 2500 साल पहले क्योंकि पहली बार डॉक्यूमेंट हुई तो हमें पता चला कि अच्छा इतनी पुरानी है ये भी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं बेटा कि हम बाहर जो जाके पैसे खर्च करते हैं, यही हम अपने आर्ट और कल्चर को प्रिजर्व करें। आप देखें कितना ज़र्रे मुबादला दूसरे लोग अपने आर्ट और कल्चर से कमाते हैं। ट्रूपेज लेके जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ से क्या जाता है? हाँ,
अच्छा, यहाँ जब आते भी हैं तो उनको लगता नहीं कि ये इतना कल्चरली रिच इन फॉर्म्स के थ्रू भी होगा? अभी भी लोग फैसिनेट होते हैं, जाके ऊपर पहाड़ देख लें, जाके वो जो नेचुरल ब्यूटी पाकिस्तान की है उसी को देखने के लिए पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों की तरफ अनफॉर्चुनेटली। बेटा एक छोटा सा ना है कि आप चलें जी फोक डांसेस कर लें। हमारे यहाँ फोक डांसेस फिर थोड़ा सा वो कहते हैं कि चलो कल्चरली अप्रोप्रिएट है। हाँ, हाँ, लेकिन जब जैसे ही हम बात करते हैं कथक की कथक ओ हो हाँ जी। हो ऐसे हो जाते हैं लोग कि अच्छा कथक सिखाती हैं आप। फिर दूसरी चीज़ ये कि लोगों का ये ख्याल है कि जो कथक है इट इज़ सेम एज व्हाट वी सी इन बॉलीवुड मूवीज। नो, आपको पता है हमने डिस्क्लेमर देना शुरू कर दिया है। जब मुझसे कोई क्लास का पूछता है मैं सबसे पहला जुमला ये लिखती हूँ, वी टीच प्योर कथक, वी डू नॉट टीच बॉलीवुड। अच्छा, वो डिफरेंट एक्चुअली है, क्योंकि हमने तो वो देख देख के माइंड में यही परसेप्शन बेटा बना हुआ है। बहुत फर्क है। मिसाल के तौर पे कथक में ज़मीन पे झुक के सजदे अलाउड ही नहीं है। ये जो फर्शी सलामें होती हैं, हमारी तरबियत का पहला हिस्सा है कि ये फ़न तुम्हें ऊपर वाले ने दिया है, ये सर सिर्फ उसके आगे झुकेगा, इससे ज़्यादा आपने नीचे जाना ही नहीं है। तो फर्शी सलामें नहीं है हमारे उसमें, तरबियत में ही नहीं है, ठुमका है ही नहीं। हमें छड़ी पड़ती थी, इतनी जोर की छड़ी पड़ती थी कि कूल्हा क्यों निकला साइड से, क्यों निकला। तो इतनी बंदिशें हैं इसमें कि आपने बिल्कुल यूं रहना है, लोगों को पता ही नहीं है। हम एक चीज सिखाते हैं जिसे हम कहते हैं लौ शिखा, विच इज द कैंडल फ्लेम। हमें वो कैसे सिखाया जाता है? हमारे सामने जलाई जाती है एक मोमबत्ती, उसका जब शोला जलता है हम उंगली उसके साथ मूव करते हैं, सिर्फ ये मूवमेंट है, जस्ट दिस। ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं कर, इट इज जस्ट दिस मूवमेंट। हाउ ग्रेसफुल। इसको इतना ही रखना है। तो आई थिंक वही जो ग्रेस और सेंसुअलिटी वाला एलिमेंट था वो ये प्योर आपका आर्ट फॉर्म है। अब तो उसको बहुत ऑब्जेक्टिफिकेशन और वल्गैरिटी की तरफ बेटे लेके। जान, जब भी आप कोई किसी भी चीज़ को अगर आप ढंग से बैठे भी नहीं हैं तो आप वल्गर लगेंगे। कुजा के ये कि आप रक्स या मौसीकी या गाना या थिएटर, आप अगर सलीके से बैठे भी नहीं हैं तो आप ओछे ही लगेंगे, आप वल्गर ही लगेंगे। तो सलीका जो है बेटा एक पूरी तहजीब होती है जिससे आपको रंग ढंग समझते हैं आप। राइट। अच्छा, अब ज़नब, क्योंकि आपका बहुत इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ भी रहता है, जेनजी के साथ रहता है, और ये वो जनरेशन है जिसके हवाले से मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत बिलियंस की केस स्टडीज़ हो रही हैं कि इनकी समझ आ जाए ये है कौन, ये क्या चाहते हैं, क्यों ये कॉरपोरेट कल्चर में भी नहीं सर्वाइव कर पा रहे, क्यों इनके बॉसेस भी अपना सर खुजा रहे हैं कि इन बच्चों के साथ क्या करें, इनको कैसे टिका के रखें। बट आई पर्सनली सीन, क्योंकि मेरा एक विज़िट हुआ ज़ाबिस जहाँ पे आप पढ़ा रही थी, और बच्चे जैसे जिस इन्हमाक से इनकी क्लास में बैठे हुए थे, ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ, वो डर और खौफ, ना ये चीख रही थी ना ये शोर कर रही थी, फिर भी सारे इंटरेस्ट लेके बैठे हुए थे, विच इज़ वेरी रेयर नाउ डेज। बच्चे क्लासरूम में भी बैठ के फ़ोन्स पे बिज़ी होते हैं, अपनी एक अलग दुनिया में होते हैं, बट दे स्टिल हैव दिस वेरी लविंग और रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट एंड कम्युनिकेशन आपके साथ। ये कैसे? ये मैं बताती हूँ कैसे। हम सब ने ये फैसला कर लिया है कि जेन जी इज़ अ लॉस्ट कॉज। इट इज़ सो रॉन्ग। हाउ कैन यू गिव अप ऑन अ होल जनरेशन लाइक दिस विदाउट गिविंग देम अ फेयर चांस? आपने उन्हें सिखाया क्या है? मेरा सवाल ये है कि आप उन्हें ऑब्जेक्ट करते हैं ना कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं, आजकल के बच्चे। आपने बहसियत सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स, आपने क्या दिया है? आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आपने उन्हें ड्रामों के नाम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिए, ठीक है। आपने उन्हें एंटरटेनमेंट के नाम पे 30-30 सेकंड की रीलें दी हैं। आपने उन्हें स्पोर्ट्स के नाम पे वीडियो गेम्स दिए हैं। आपने उन्हें कम्युनिकेशन के नाम पे मोबाइल फ़ोन्स दिए हैं। और मुड़ के आपने उनसे ये नहीं पूछा कि बेटे तुम क्या चाहते हो,
जब मेरे पास बच्चे क्लास में आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, बेटा आप मीडिया साइंसेस क्यों करें? पता नहीं। आपने बड़े होके क्या बनना है? पता नहीं। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? पता नहीं। फिर मैं उनसे बात शुरू करती हूँ, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या हैं? तो पहले वो सोचते हैं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि इंटरेस्ट क्या है मेरे। फिर कोई कहेगा मुझे कंटेंट क्रिएट करने का शौक है। फिर मैं कहती हूँ कैसा कंटेंट? वो कहते हैं फनी कंटेंट। फिर मैं कहती हूँ व्हाट डू यू फाइंड फनी? तो फिर एक बच्चे ने मुझे कहा, मैडम मिसाल के तौर पे एक दिन हम कैफ़े में बैठे हुए थे, मैंने किसी के नीचे से कुर्सी खींची, वो गिरा, हा हा हा, बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा बेटा आपने ये रियलाइज़ किया कि वो गिरा, उसको चोट लग सकती थी, उसकी हड्डी टूट सकती थी, कुछ भी हो सकता था, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा बेटा कंटेंट क्रिएट करने के लिए पहले सोचना होता है ना, स्टोरी बोर्ड बनाना होता है, सोचना होता है कि इससे हमें हासिल क्या हो रहा है। उनको दूसरा स्पेक्ट्रम पता ही नहीं है। फिर मैं उन्हें स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ कि ज़िंदगी बिना असूल, बिना मकसद फजूल है। तुम क्या एक वो घोड़े की तरह तुमने पहना है और सीधे बस चलते चले जा रहे हो, कोई पेरिफेरल विजन नहीं है, दाएं बाएं क्या, फोकस कहाँ से आएगा? वो छोटे होते हैं, इतने इतने बच्चे होते हैं, माँ बाप ने उनके हाथों में वो दिए होते हैं, व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, इतने इतने होते हैं। माँ बाप कहते हैं हाय हाय रो रहा है, फोन पकड़ा दो। रो रहा है तो उससे बात करो। इसको अभी क्या समझे, तो बच्चा है बस इसको यही पकड़ा दें। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मेरा बेटा महीने का था, मैं उससे बाकायदा कॉन्वर्सेशंस करती थी, तो मुझे लोग कहते थे इसको क्या समझ है? तो मैं उन्हें कहती थी बात समझ की नहीं है, बात आदत की है। A child should know communication, verbal communication with a person, not with a screen. अब मैं बच्चों से कहती हूँ बेटा मिसाल के तौर पे आपने किसी को, आपने आपको टेक्स्ट भेजा, आपने उसको कहा हा हा हा, हंसने वाला इमोजी, और चेहरा तुम्हारा सपाट है। तुमने कहा हाँ बड़ा अच्छा जोक है यार। हाँ। मैंने कहा बेटा जिस कौम ने सर झुका के जीना सीख लिया हो, वो सर उठा के कैसे चलेगी? वाह। ऊपर उठो, देखो, लोगों को ऑब्जर्व करो। ये स्किल्स हैं टू नो पीपल अराउंड यू। एक माली कैसे काम करता है, एक कैफेटेरिया वाला बंदा कैसे काम करता है, एक उस्ताद कैसे, ऐसा नहीं। और बच्चे सीखते हैं, उनको कोई सिखा ही नहीं रहा है, तो आप उनको कैसे ब्लेम कर सकते हो? यू कांट ब्लेम देम विदाउट टीचिंग देम। मैं ये नहीं कहती कि सभी सीख लेते हैं, मैं ये नहीं, लेकिन देखें अगर 100 बच्चा है और उसमें से 4 ने भी सीख लिया है, तो वो 4 किसी और को बता सकते हैं ना। परसों इंटरव्यू पैनल में एक बच्चा जिद करके मेरे सामने बैठा आके, मैंने कहा बेटा आप तो मुझे जानते भी नहीं, आपने क्यों जिद की कि इंटरव्यू पैनल में मैं सबसे सख्त इंटरव्यूई हूँ, आप मुझे मेरे सामने आप आके बैठ गए, मैं तो बहुत मुश्किल सवाल करती हूँ। कहता मैडम आपके जितने भी पुराने स्टूडेंट मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि अगर सच में सीखना है कुछ तो इंटरव्यू मैडम को देना। रीज़न, मैं उनसे कभी ये नहीं पूछती आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं, आप क्या, नहीं। मैं उनसे पूछती हूँ आप कौन हैं, हाउ डू यू सी योरसेल्फ। और आई थिंक ये वो एजेंसी है जो बहुत सारे लोग इस जनरेशन को नहीं देते। चिल्ड्रन डोंट नो हु दे आर। यस। बच्चों को आप ये एहसास दिलाएं कि तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम इस माशरे का एक अहम हिस्सा हो। आपने उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, आपने उन्हें कोई रोल ही नहीं दिया, आपने उन्हें फोन पकड़ाया और कहा ये तुम्हारी इंपॉर्टेंस है कि तुम मेरी जान से उतरे रहो। तो वो कैसे इमोशनली एंगेज होंगे? बिल्कुल ऐसे। और ये वो एज तक भी मुनहसर नहीं होना चाहिए कि आप बड़े हो जाओ, डिग्री ले लो तो फिर आपको सीरियस लिया जाएगा। उससे पहले मैं 50 की हूँ ना, मैं आज भी क्रेव करती हूँ कि मेरी माँ मुझसे पूछे कि बेटे तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। वो इनेट तो फिर अंदर से आता है, हम जितना मर्जी छुपाएं। मैं वेट करती हूँ कि मेरा दिन खत्म हो, मैं अपनी अम्मी को कॉल करूँ और मैं उन्हें बताऊँ आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज क्लास में एक बच्चे ने ये बात की, आज क्लास में एक बच्चे ने ये बात की। क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर
जिंदगी कुछ नहीं है बेटा। है। अच्छा, और उस सक्सेस का भी कोई फायदा नहीं जो आप जाके अपने घर वालों के साथ, अपने बड़ों के साथ शेयर बेटा ना कर पाए। दुख सुख बांटने के लिए होते हैं। जब आप अपने अंदर रखते हैं तो आप नासूर पालते हैं। खुशी ना बांटो अधूरी, और दुख ना बांटो तो पूरा। ये बांटना होता है। जेनजी की हमने बात कर ली, अब बड़ी समझ आ गई, वैसे उनको भी वो देने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे, अभी मैं रिसेंटली भी ना, वी वर गोइंग इन अ कार, तो मैंने कैवान को कहा कि पता नहीं मुझे आज बादल अलग तरह के लग रहे हैं, इट्स लाइक देयर इज़ अ स्टोरी गोइंग ऑन। तो उन्होंने कहा कि रोज़ ऐसे ही होते हैं, इट्स योर माइंड, यू डोंट लुक एट थिंग्स लाइक दैट। रोज़ ऐसे नहीं होते। अच्छा। बचपन में ना मैं और मेरे वालिद घास पे लेट के ना बादल देखा करते थे रोज़। और बादलों में उस दिन क्या शक्ल है और आज बादल कैसे दिख रहे हैं, रोज़ बादल अलग दिखते हैं। कभी भी 2 दिन एक से नहीं होते। नहीं होते। ये कुदरत का एक निज़ाम है। एक से नहीं होते। जैसे 2 इंसान एक से नहीं होते बिल्कुल। जैसे 2 नज़रिए एक से नहीं होते। जैसे 2 एक्सप्रेशंस एक से नहीं होते, कोई इमोशन एक सी नहीं होती। नेचर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एलिमेंट। और हमारा तो क्योंकि काम ही नेचर से जुड़ा है, तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं कि जितना हम कुदरत के करीब रहेंगे, हमारे फ़न में रचाव उतना ज़्यादा आएगा। उससे इंस्पिरेशन भी लेते हैं। उससे इंस्पिरेशन मिलती है। जब मैं बच्चों से कहती हूँ ना कि यू नीड टू, योर बॉडी नीड्स टू फ्लो लाइक अ क्लाउड, तो उनको समझना चाहिए कि जिस तरह बादल खूबसूरती से धीमे धीमे चलता है, वैसे चलना है। आपके पाँव ऐसे होने चाहिए जैसे आप पानी पे चल रहे हैं। आपके हाथ ऐसे चलने चाहिए जैसे उनके नीचे से हवा गुजर रही है। सो हम नेचर से बहुत करीब हैं। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना ऑब्वियसली ज़रूरी हो जाता है। बेटा उसके लिए हमें नंगे पैर चलना होता है। हमें हर तरह के सरफेस को फील करना होता है। मैं हर चीज़ पैरों से महसूस करती हूँ। मैंने जहाँ परफॉर्म करना होता है, मैं पहले उस जगह को पैरों से फील करती हूँ। हर फ्लोर का अपना फील होता है, एनर्जी होती है। अब सावन और भादों का महीना चल रहा है, इसमें मोर भी नाचेगा, इसके अंदर हमारी बॉडी और तरह रक्स करती है। जब विंटर्स होते हैं, जब खिज़ां होती है, उसमें क्योंकि हमारी बॉडी फील करती है, तो हमारी बॉडी नेचर के साथ जितना जुड़ी होगी। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ दैट कथक ट्रांसफॉर्म्स यू नॉट एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, इट ट्रांसफॉर्म्स यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। मैं आपको एक बड़े मज़े का किस्सा सुनाऊँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे यही बात करी थी। हमारी ना बड़ी मस्कुलर स्ट्रेंथ आ जाती है क्योंकि काम ही मस्कुलर है। बिल्कुल। तो मेरा एक शागिर्द था, एक दिन क्लास में मैं कुछ थिएटर ही करा रही थी, तो मैं थक गई। मुझे कहता है, मैडम आप बड़ा थक गई हैं, लाए मैं आपकी टांग दबा दूँ। उसने मेरी टांग दबाना शुरू की। मुझे कहता है, मैडम आप ठीक हैं? मैंने कहा बेटा मैं ठीक हूँ। ये आपकी टांग सूजी हुई है? मैंने कहा नहीं बेटा नॉर्मल है। कहता है ये इतनी पत्थर क्यों है? मैंने कहा बेटा क्योंकि मैं क्लासिकल डांस करती हूँ, काम ही टांगों का है। कहता मैडम हम जिम में लेग्स लगा लगा के पागल हो गए, हमारे नहीं बने ये वाले मसल, आपके कैसे बन गए? तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। अच्छा, और फिजिकल स्ट्रेंथ फिर उतनी चाहिए भी है जो आपने एग्जर्ट बेटा वो तो कर के आ ही जाती है ना। मैं ना 4 साल पहले मैं अस्पताल में पड़ी थी। मेरी अचानक से एक बहुत ही ख़तरनाक सी सर्जरी आ गई जिसमें कि मेरे बचने के इम्कानात बहुत ही कम थे। लेकिन वो जैसे कि मैंने होश में आने के बाद डॉक्टर से कहा कि बुराई दुनिया से जल्दी ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए मैं भी ख़त्म नहीं हो रही, आप परेशान मत हो। तो सर्जरी के बाद ना अगले दिन वो जो नर्स थी ना, वो वॉकर लेके आई। उसने मुझे कहा मैडम आज हम आपको चलाएंगे। मैंने कहा चलाएंगे मतलब? कहती हम आपको वॉक कराएंगे। मैंने कहा पर मैं तो चल ली। उन्होंने कहा चल ली मतलब? मैंने कहा मैं तो रात पूरे वार्ड का राउंड मार के आई हूँ। उन्होंने कहा मैडम 28 टांके, 3 आपको वो लगी हुई हैं जो ड्रिप्स वगैरह और वो ब्लड और वो सारा, एक एपिड्यूरल,
पता नहीं कौन कौन से बैग्स, वो यहाँ से आप कैसे चली? हाँ। ये इसमें तो इतना ज्यादा ब्लड लॉस हुआ आपका सर्जरी में कि आपकी तो टांगे खड़ी पॉसिबल ही नहीं, मैं तो वॉकर लेके आई हूँ सपोर्ट के साथ। हाँ। फिर मैंने उसे कहा बेटा आप पहले तो वॉकर पीछे करें, फिर खुद पीछे हूँ, फिर मैंने बेड ऊपर किया, मैंने उसे सिर्फ इतना कहा बेटा मेरी टांगे खिसका के नीचे कर दो। उसने खिसका के बेड से टांगे लटकाई, मैं उतरी और मैं चल पड़ी। मैंने कहा बेटा ऐसे चली मैं? डोंट टेल मी। उसने मुझे कहा कि ये कैसे मुमकिन है? इस सर्जरी के बाद तो 1 महीना लोग उठने काबिल नहीं रहते और मैंने कहा बेटा इतने सालों के रियाज के बाद अगर ये टांग कांप गई तो मेरा तो रियाज ही बेकार है फिर सारा। सो ऑल द एक्सरसाइजेस शी टोल्ड मी टू डू, आई वॉज ऑलरेडी डूइंग देम फॉर माई कथक रिजीम, जो हमारी लेग एक्सरसाइजेज होती हैं, द बटरफ्लाई एक्सरसाइज, द फोल्डिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वो तो बेटा मैं रोज सोने से पहले वैसे ही रूटीन में करती हूँ। तो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट थी उसने मुझे कहा कि ये इस किस्म की स्ट्रेंथ देता है तो फिजियोथेरेपी छोड़ के हमको ये सीखना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा सीखो, तुम लोग इतने डिग्रियां करके जो करते हो वो हम बगैर डिग्रियों के करते हैं। नहीं, मैं तो खुद आई एम इन शॉक, क्योंकि मैं तो सी सेक्शंस के बाद भी आपको एक डर और खौफ होता है, एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। 28 स्टिचेस और उसके बाद ये सारा, मतलब आई थिंक वही जैसे आपने कहा कि हम तो जिम भी नहीं जा रहे होते, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे होते, बट देन अगेन अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई सानहा होता है आपके साथ, इट गिव्स यू नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ, आई एम टेलिंग यू। मैं जितना बेटा, मैं हमेशा हंसती हूँ, हम 2 बहनें हैं। अल्लाह मियाँ ने मेरी बड़ी बहन को बेतहाशा सब्र दिया और मुझे बेतहाशा हौसला। सब्र इज़ नॉट माई फोर्टे, साबिर औरत नहीं हूँ मैं, मुझे हर काम करना है और जल्द करना है और करते चले जाना है। मैं अनस्टॉपेबल हूँ, आई एम अ फोर्स ऑफ नेचर। वो साबिर है बहुत, लेकिन मेरे अंदर जो ये एक रेजिलियंस, एक फाइटिंग स्पिरिट, एक हौसला, एक तो वैसे भी था, और जो पॉजिटिविटी मुझे कथक ने दी है। आप सोचो लोग मेरा हाल पूछने आ रहे हैं और मैं सबको तसल्लियाँ दे रही हूँ कि भाई मैं ठीक हूँ, तुम लोग ठीक हो? तुम लोग की शक्ल देख के लग रहा है कि तुम लोग बीमार हो। सो when you are connected to your basic instincts, you become a positive person. ये जो हमारे अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी, एंग्जाइटी, हम जितना नेचुरल अपने कोर्स से दूर जाएंगे बेटा, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा हमें हॉन्ट करेंगी। क्या वजह है कि आज की जनरेशन में आप देखें डिप्रेशन पेशेंट्स कितने ज़्यादा हैं, एंग्जाइटी पेशेंट्स कितने ज़्यादा हैं, लोग इंट्रोवर्ट कितने ज़्यादा हैं? क्योंकि एक्सप्रेस कैसे करें? जो एक्सप्रेस करने के हमारे पास जरिए हैं उन पे तो आपने बैन लगाए हुए हैं। डांस मत करो, गंदी बात है, गाना मत गाओ, मरासी हो जाओगे, फला मत करो, लिखो मत, ये मत, तो फिर बंदा एक्सप्रेस किधर करे? When you do not express, आपका माइंड स्टेगनेट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और किसी भी जगह पानी खड़ा हो जाए बेटा तो उसमें बदबू पड़ जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जरासीम पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आर्ट मेक्स इट फ्लो। बहता पानी साफ और शफाफ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम तो अभी तक बहुत बड़ा एक ऐसा स्ट्रैट है जो लड़कों को अभी तक कहता है कि रोना भी नहीं है, वो इमोशन जी जी, एक तो रोना नहीं है। नहीं जी, लड़कों को कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, और लड़कियां जब रोती हैं तो कहते हैं मर्द बनो। भाई पहले जेंडर डिसाइड कर लो। अजीब कंफ्यूजन डाली हुई है। मतलब मुझे अक्सर कहते हैं आप बहुत एक बार मुझे किसी ने क्या कहा कि आप बहुत ही मर्दाना सिफ्त औरत हैं। मैंने से पूछा भाई ये मर्दाना सिफ्त औरत कौन होती है फिर? मैंने कहा मुझे एक्सप्लेन करें आप। उसने कहा कि आप 10 मर्दों के बराबर हैं। मैंने कहा वो तो हर औरत होती है, मतलब इसमें नया क्या है? ऐसा मैंने क्या अलग किया? मैंने कहा हर औरत होती है। मैंने कहा अल्लाह मियाँ ने पहले मर्द बनाया, फिर अल्लाह मियाँ कहा नहीं इसको मैनेज करना पड़ेगा, औरत बनाते हैं। तो मैंने कहा बेटा हम तो पहले ही डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए पैदा किए गए थे। वी आर द नेचुरल डिजास्टर मैनेजर्स। तो मुझे ये मत कहो कि मैं मर्द जैसी मजबूत हूँ, मैं औरत जैसी मजबूत हूँ। क्योंकि जितनी मजबूत औरत है वो बच्चा पैदा करके अगले दिन किचन में खड़ी हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है।
और आप किसी मर्द को फ्लू की हालत में देख लें, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं बॉर्डर पे से कितनी गोलियां खा के घर में आके लेटा हुआ है। दैट इज वेरी ट्रू। अच्छा, और वो मानते भी हैं, वो एक है उनका कि जो थ्रेशोल्ड, जो स्ट्रेंथ एक नहीं, वो खातून के थ्रेशोल्ड अंदर है। औरत का नेचुरल है, हाँ, वो नेचुरल है, और आप उससे फाइट नहीं कर सकते। शी इज अ फोर्स ऑफ नेचर। देखे बेटा, जो औरत जो जननी है, बिल्कुल ऐसी है। धरती जनती है, धरती की रिजिलियंस देखें आप। जो दरख्त फल देता है उसकी रिजिलियंस देखें आप। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो खड़ा है, वो खड़ा है, उधर ही खड़ा है। जो चीज किसी चीज को जन्म देती है उसकी ताकत का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं? आप लगा ही नहीं सकते। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात, चलें बहुत सारी बातों, मुझे एक बात बताएं, इस ज़माने में भी, इस एरा में भी जो खातून बहुत बात करती हैं, जो बहुत वोकल होती हैं, और स्पेशली ऐसी बातें करती हैं जो हर किसी को अनकंफर्टेबल कर दें, ज़रा थोड़ा सा शार्टर बंदा भी बेसिकली होता है, मेरे जैसी होती है। यस, तो वो कैसे सरवाइव कर पाती है? बिकॉज पीपल डोंट लाइक वेमेन हु आर सो वोकल। हाँ, तो मत पसंद करें मुझे। मैंने तो नहीं कहा आप मुझे पसंद करें। आई डोंट वॉन्ट पीपल टू लाइक मी, आई वॉन्ट पीपल टू लिसन टू मी। अगर बेटा सबको मैं अच्छी लगूंगी, इसका मतलब है मैं कोई बहुत ही चापलूस औरत हूँ। अगर आप सही बात करें तो 4 लोग आपके खिलाफ जरूर बोलेंगे। हाँ, और अगर आपके खिलाफ हैं तो मतलब आप ठीक काम ही कुछ तो कर ही रहे हैं आप, कुछ ठीक कर के रहे लोगों को मिर्च लग रही है। हाँ। तो बेटा ये बात याद रखें कि जो बासूल लोग होते हैं वो हमेशा लोगों की नज़रों में खटकते हैं, और वो जिनकी नज़रों में खटकते हैं, फिर बेटा उनको थोड़ा सा अपनी भी सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि आखिर हम आपको ही क्यों खटक रहे हैं। ये भी है। सो द पॉइंट इज कि आई डोंट हैव टू बी लाइकेबल, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई आइडियोलॉजी, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई प्रिंसिपल्स। जो मुझे बात सही लगेगी वो मैं कहूँगी, जो बात गलत लगेगी मैं आवाज़ उठाऊंगी और सही का साथ दूंगी। और मेरे स्टूडेंट्स, शायद आपने देखा ही है, वो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत इसलिए करते हैं। वो कहते हैं मैडम दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें पता है कि आप सच के साथ खड़ी हैं। और बेटा, चाहे आप हमारी कल्चरल हिस्ट्री देखें, चाहे आप हमारी रिलीजियस हिस्ट्री देखें, सच के साथ खड़े होना कभी भी आसान नहीं रहा। जब मैंने ये ज़िंदगी चुनी थी, मुझे पता था ये रास्ता आसान नहीं होगा, और आसान चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं है। सब कुछ जानते बूझते आप फिर भी। मैंने अपना कैरियर पूरा चेंज किया आज से 15 साल पहले। मैं इकोनॉमिस्ट थी, मैं इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी, और मैंने बहुत सोच समझ के इस पाथ को चेंज किया, अपनी पूरी लाइफ को रीफर्बिश किया। वाई? देखो बेटा, एक फ़न है जो खुदा ने मुझे दिया है, अगर मैं उसकी छाप इस दुनिया पे छोड़े बगैर चली जाऊंगी तो मैं ऊपर जाके उसको क्या मुंह दिखाऊंगी कि तुमने मुझे एक फ़न अता किया और मैंने उसको वेस्ट किया। क्योंकि सोसाइटी में एक इकोनॉमिस्ट की शायद इज्जत ज़्यादा है या एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा बेटा है? मुझे ऐसे लगता है कि इज्जत एक ऐसी चीज़ है, खुदा का शुक्र है जो उसने अपने हाथ में रखी है। बहुत से आर्टिस्ट्स हैं, मेरी एक अलग पहचान है। बिल्कुल। मेरी पहचान क्या है? मैं कमर्शियल काम नहीं करती, मैं नज़रियाती काम करती हूँ। मैं इनकार कर देती हूँ। लोगों को अजीब लगता है मैडम इनकार कर रही हैं आप? हम आपको एक इदारा था बैनुल अक़वामी, उन्होंने मुझे कहा कुछ बनाने को, मैंने बनाया, और वो एड्रेस कर रहे थे जेंडर वायलेंस को। तो जब मैंने एक माइम बनाया और उसके एंड में एक कथक बेस्ड वो भी था, रेंडिशन भी थी, तो उन्होंने मुझे कहा मैडम ये तो बहुत ही वायलेंट है। मैंने कहा मैं कुछ समझी नहीं। कहा मैडम वो नशे की हालत में घर आके बीवी को थप्पड़ मार रहा है। तो मैंने कहा और थप्पड़ कैसे मारते हैं? वो उसे कहेगा सुनो अजी, सुनती हो, ज़रा बैठना, आज मेरे जी में आ रहा है कि मैं तुम्हारे कल्ले पर एक चपत रसीद करूं, इजाज़त हो तो कर दूं। मैंने कहा ऐसे मारेगा वो? जाहिर है वो नशे की हालत में घर आएगा तो चमाट ही मारेगा ना खींच के। एक लड़की दफ्तर से घर आ रही है, कोई उसको पूछेगा हेलो एक्सक्यूज मी, मैं आपको थोड़ा सा छेड़ लूं, बहुत दिल कर रहा है, ऐसे थोड़ी छेड़ेगा उसको, रास्ते में घेरेंगे उसको। मैंने कहा आप एक तरफ आपने मुझे थीम दिया है जेंडर वायलेंस, फिर आप कह रहे हैं ये वायलेंट है, तो सच की अक्कासी करेंगे फिर उसको न्यूट्रल करके दुनिया के लिए। अच्छा, उसके बाद वो क्योंकि कथक बेस था, उनके जहन में पता नहीं क्या था,
तो उन्होंने मुझे कहा, अच्छा मैडम ये जो आपका कथक का पीस है, इसमें हमें लग रहा है कि डांस थोड़ा कम है। अब वो जेंडर वायलेंस के हिसाब से ही मैंने मैं समझ गई। मैंने कहा बेटा ऐसा है कि आप अपनी पेमेंट रख लें, मैं अपना काम रख लेती हूँ, मेरे साथ आप काम नहीं कर सकते, और आइंदा कोई भी प्रोजेक्ट आए आपने मेरे पास नहीं आना। मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती जिनको पहचान ही ना हो। सॉरी, हायर समवन एल्स, आई विल नॉट डू इट। है मैडम, आप मैडम पैसे दे रहे हैं? तो मैंने कहा बेटा पैसे दे रहे हैं तो क्या खरीद लिया मुझे? खाली पैसा इंसेंटिव तो नहीं है ना। आई एम नॉट फॉर सेल, माई आइडियोलॉजी इज नॉट फॉर सेल। बहुत शुक्रिया आपका, आइंदा मत आइएगा। तो बेटे जान, यहाँ पे क्या होता है कि लोगों ने अपना मयार खुद भी गिराया हुआ है। अच्छा, उसमें मैं आर्टिस्ट को बहुत कसूरवार खुद भी नहीं मानती इतना। क्यों? क्योंकि आर्टिस्ट को कोई मॉनेटरी इंसेंटिव ही नहीं है ना। नहीं। जैसे हमने पहले भी तो फिर वो कहीं भी चला जाता है, कुछ भी। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं क्योंकि पढ़ाती हूँ, प्रोफेसर हूँ, कथक पढ़ाती हूँ, तो मुझे कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बट समटाइम्स आई थिंक अबाउट पीपल। अब मेरा एक बहुत प्यारा कोलीग है, ही इज सच एन अमेजिंग भरतनाट्यम डांसर। मतलब मैं उसको देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि खुदा की कुदरत है। और वो शादियों के गाने कोरियोग्राफ कर रहा होता है क्योंकि फिर उसने घर चलाना है। तो आप मुझे बताएं कि 16-17 साल लगा के एक बंदे ने इतनी मुश्किल आर्ट फॉर्म सीखी और वो शादियों की कोरियोग्राफी कर रहा है क्योंकि उसका घर कैसे चले। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आखिर स्टेट लेवल पर हम कर क्या रहे हैं। आप कहते हैं जी फलानी सड़क बना दो, फलाने प्लाजे बना दो, फलाना ग्रीन बेल्ट को तोड़ के वहाँ 4 हाई राइजेस और बना दो। तो बेसिकली आप साहूकार को ही और पैसा दे रहे हैं। यू आर मेकिंग द रिच रिचर एंड द पुअर पुअरर। आप मुझे बताएं फनकार को आप क्या दे रहे हैं? आप कहते हैं नया क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे, नया वो बनाएंगे, कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे, चलो नई पार्लियामेंट बना देंगे, चलो तुम नया मुल्क ही बना दो। फनकार को क्या दे रहे हो? किसी ने ये सोचा कि ऑडिटोरियम बनाएंगे, कोई एक ऐसी फ्री स्पेस क्रिएट करेंगे जहां फनकार को किसी की मिन्नतें तरले ना करने पड़े कि भाई हम कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, हमें कोई जगह दे दो। एक एम्फी थिएटर था वहां पे शक्करपड़िया में, वो भी ना रहा। हमारे पास कोई जगह नहीं है परफॉर्म करने की। आपको पता है, आप चले जाएं, आप किसी इदारे, आप पीएनसीए चले जाएं, ये F9 पार्क में जो ऑडिटोरियम है वहां बोरियों में पैसे मांगते हैं। अब एक बंदे ने एक बंदे के पास टैलेंट है, वो अपना टैलेंट शोकेस करना चाहता है, पहले वो मांगे लोगों से पैसे, भाई तुम स्पॉन्सर कर दो, भाई थोड़े पैसे तुम दे दो, फिर वो जाके कहीं अपना शो करता है। एक फनकार को कोई जगह दी है आपने कि चलो उसने नहीं परफॉर्म करना, वो शाम को वहां किसी ओपन स्पेस में जाके अपनी जगह पे कोई रियाज कर ले, कोई मतलब जैम कर ले, कोई कुछ। अच्छा, और मज़े की बात ये है, मज़े की तो नहीं, अचंभे की बात कहूँगी कि आजकल हम सॉफ्ट मीडिया डिप्लोमेसी की बहुत बात कर रहे हैं। ये सॉफ्ट मीडिया डिप्लोमेसी इन्हीं आर्टिस्ट, इन्हीं आर्ट फॉर्म के ज़रिए हुई, सॉफ्ट मैसेजिंग। लेकिन आज जब हम उन फनकारों के हाल देखते हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली। बेटे आप मुझे इस्लामाबाद में ही बता दें, ये कैपिटल सिटी है ना हमारा, कैपिटल सिटी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल कंट्री। इस शहर में आप मुझे बताएं कोई एक जगह जहां फनकार को वो फैसिलिटीज हासिल हों कि वो शाम को जाके अपना रियाज करे बगैर पैसों के। आप मुझे कोई एक जगह जिसकी कि कोई मेंबरशिप हो कि चलो आप उसकी मंथली एक मिनिमल सी फी दे दें और आप वहाँ रोज एक स्टेज हो, कोई साउंड प्रूफ कमरा हो, कोई कुछ हो। आई ऑनेस्टली कैन नॉट थिंक ऑफ एनी, मेरे माइंड में तो नहीं आ रही। तो आप मुझे ये बताएं बेटे कि जहाँ पे आपको एक काम से पैसे आ नहीं रहे और करने के लिए आपको देने पड़ रहे हैं, आप उस फील्ड में क्यों जाएंगे? फिर तो वो आपकी हॉबी बन जाएगा ना। अच्छा, अगर अभी जैसे बहुत बात की जा रही है कि जो पंजाब फिल्म सिटी के ऊपर बड़ा काम होगा और फनकारों को क्या, ऑनेस्टली अब मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपकी फ्रेटर्निटी भी है, आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब नाचेगा तो देख लेंगे।
फिलहाल तो हमारा वो हाल है कि ना तो नौमन तेल है तो ना ही राधा नाच रही है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा देखने के लिए। देखें बेटा, एक चीज़ जब तक मटीरियलाइज नहीं होती, हम आपको कैसे कह सकते हैं कि कुछ होगा। लेकिन क्या आप लोगों को इन चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस में लिया जाता है जब ऐसी बड़ी बड़ी कमेटीज़ बनती हैं, तो क्या वो बेटा मुझे तो नहीं लिया जाता, क्योंकि मुझे तो वैसे ही लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैं तो सच बोल देती हूँ ना। तो लोग कमेटी में डालने से पहले बहुत अवॉइड मुझे बिलखसूस अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैं तो गर्दन से पकड़ लेती हूँ। हाँ, मैं तो बेटा रियलिटी चेक देती हूँ, और बहुत, क्योंकि वो कड़वे सच वाली, वो कहते हैं ना नहीं सच बेटा, कड़वा असल होता में है। ना अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मुंह की ब्रेकें फेल हो चुकी हैं, वर्बल डायरिया रहता है मुझे, तो मैं तो बोल देती हूँ, क्योंकि मेरी एक अलग ही स्ट्रगल है। देखें, आई वॉज नॉट सर्व्ड दीज थिंग्स इन अ सिल्वर प्लेटर। मैंने बहुत मेहनत से अपने आप को बनाया है, एंड आई डू नॉट अलाउ एनी वन टू पुल मी डाउन। मैं अपनी इज्जत वकार, इज्जत नफ्स मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, नहीं करते हैं, और अपने साथ साथ अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों का भी नहीं होने नहीं देती। होने देते, हाँ। क्योंकि खुद तगदो की हुई और आप नहीं उन्हें बेटा, बाकियों का कोई क्यों, मुझे ये बताएं, आप कैसे किसी आर्टिस्ट को कह देते हैं मीडिया आएगा, आपको कवरेज मिलेगी, फ्री में आके परफॉर्म क्यों करे वो? फ्री में परफॉर्म दो ना पैसे, बिल्कुल। लोग इतने पैसे दे के इंतजाम करते हो ना, 15-20 हजार उसको भी दे दो, क्या बस चला जाएगा वही तुम्हारा? कदर वाली चीज़ है। बिल्कुल एंड में आपसे अगर थोड़े से छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, रैपिड फायर, आपने ज़्यादा नहीं सोचना। एक ऐसी चीज़ जो आपको डांस ने दी है और पूरी दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे पाई। ठहराओ। ठहराओ। कथक ने आपसे लिया क्या है? कुछ नहीं, दिया ही दिया है। दिया है। क्या कभी डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हुआ है कि बस हाँ, हो गई? होता है कभी कभी हो जाता है, लेकिन फिर वही बात है कि जो चीज़ आपका इश्क हो, तो उसके लिए आप वापस फिर आप अपने आप को समेटते हैं और कहते हैं नहीं, लेट्स डू इट अगेन। अच्छा, व्हाट डज मिस ज़ैनब लुक लाइक ऑन अ बैड डे? जब आपका कोई बैड डे फेरोशियस, अच्छा, दूर रहे हैं आपसे। फायर ब्रीदिंग ड्रैगन। नो नो, आई एम लाइक दैट व्हेन आई एम हंग्री बेसिकली। ओके। हाँ, लेकिन ऑन अ बैड डे आई एम मोस्टली क्वाइट, आई ट्राई टू अवॉइड पीपल, ओके। क्योंकि मुझे पता है कि मैं लैश आउट करूंगी, तो मैं लोगों को अवॉइड करती हूँ ऑन अ बैड डे। आखिरी सवाल, व्हाट डू यू वांट योर स्टूडेंट्स टू रिमेंबर अबाउट यू? एवरीथिंग। मेरे जो बच्चे हैं ना, मुझे लगता है कि उन्हें और कुछ याद रहेगा या नहीं रहेगा, मेरी डांट ज़रूर याद रहेगी, क्योंकि जब मैं उन्हें डांटती हूँ वो मुझे कहते हैं आप डांटती हैं, हमें अपनी अम्मी की याद आ जाती है। तो आपको पता है मेरे बारे में मशहूर है कि एक बार एक बच्चे ने ना दूसरे बच्चे से कहा, आज मुझे इतनी डांट पड़ी, मैडम से इतना डांटा उन्होंने मुझे, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो दूसरे ने कहा, दूसरा खा रहा था कुछ, खाते खाते कहता है, थप्पड़ पड़ा कभी मैडम से? उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है अभी तक थप्पड़ नहीं पड़ा। वो ना खाते खाते उसको कहता है, प्यार नहीं करती तुमसे, जिससे प्यार करती है उसी को थप्पड़ पड़ता है। अच्छा, जो आपके कथक के स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत सारी मैं देखती हूँ, खवातीन का एक ग्रुप होता है आपके साथ करती हूँ, क्या उनको भी डांट पड़ती है? पहले 3 महीने नहीं, पहले बताती हूँ बेटा, पहले 3 महीने नहीं, क्योंकि पहले 3 महीने डिसाइड करते हैं कि आप रुक रहे हैं कि जा रहे हैं। अच्छा, तो तब आप नहीं डांटती? डांटती मैं सिर्फ उस बच्चे को जो मेरा अपना है, क्योंकि बेटे जान, हमारे यहाँ ना जो गुरु शिष्य परंपरा है, जिसे हम कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, उसमें इतनी रिस्पेक्ट है। आपको पता है आज तक मेरी जुर्रत नहीं है कि मेरी उस्ताद खड़ी हो मैं बैठ जाऊं, मेरी उस्ताद खड़ी हो मैं उनकी तरफ पीठ कर लूं, मेरी उस्ताद कुछ कह रही हूं और मैं ऐसे आंखें कर लूं। तो 3 महीने के बाद डांट भी पड़ती है, फेंटी भी पड़ती है, और वो, और अब इनका ये हाल है, उफ अल्लाह इनको मारो, आगे से हंसती और कहती है मज़ा आया मज़ा। मैं कहती हूँ बाजू क्यों नहीं ठीक से चलते, मज़ा आया मज़ा। मैंने कहा भाई मेरी डांट सीरियस ले लो। तो बेटे जान, वो एक इतना प्यारा बॉन्ड है कि वो वाली डांट, वो वाली डांट है जिसमें कि इतनी ओनरशिप और इतनी मोहब्बत है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमने एक उस्ताद को एक बड़ी कमर्शियल चीज़ बना दिया है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट जो है ना, अब
वो क्लाइंट है, एंड अ क्लाइंट शुड ऑलवेज बी हैप्पी। वो क्लाइंट नहीं है, वो बच्चा है आपका, वो पौधा है जो आपने बीजा है। जब तक आप कभी उसकी ट्रिमिंग नहीं करेंगे, उसकी गोडी नहीं करेंगे, उसको खाद नहीं डाल, वो ग्रो कैसे करेगा? कैसे करेगा? हाँ, खाली फी लेके सिखा के भेज देना इज नॉट इनफ। नहीं, एक उस्ताद का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। उस्ताद अपनी जात में एक पूरा इंस्टीट्यूशन होता है। तो बेटा, जो आपने उस दिन विटनेस किया, वो बच्चे मेरे साथ इसलिए हैं कि वो मुझसे डांट भी खाते हैं, वो मेरी गोद में सर रख के रो भी रहे होते हैं, वो उनके दुख सुख की मैं साथी हूँ। तो व्हेन यू बिकम अ टीचर, ये बेटा दरवेशी पेशा है। आप, मेरा अपना कोई वक्त नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स का है सब जो है। उनको पता है घर से निकाले जाएंगे, मैडम का घर है, भूख लगी है, मैडम का घर है, मसला है, मैडम का घर है, खुशी है, मैडम का घर है। और बहुत कम है आजकल ऐसे इस दौर में टीचर्स होते हैं बेटा, आपको उस्ताद बनना ही नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर इतना कुछ देने का मादा नहीं, अगर आप इतना दे नहीं सकते, देन यू शुड नॉट बिकम अ टीचर। राइट, दैट इज एन इंटरेस्टिंग वे टू पुट इट। You do not deserve to be a teacher, because a teacher has to give. एंड गिव एवरीथिंग। Yes. एक बच्चा आपके सामने क्लीन स्लेट पड़ी है, आप उस पर जो इबारत लिख देंगे वो इबारत उसको सारी उम्र याद रहेगी, पर आप उसको अपना समझेंगे तो उसको सही गाइड करेंगे ना। अगर आप उसको क्लाइंट समझते रहेंगे तो फिर आप कहेंगे द क्लाइंट इज शुड ऑलवेज बी हैप्पी, ये तो असूल है बिजनेस का। तो फिर अगर वो मेरी क्लास में बैठ के कोल्ड कॉफी के करके पी रहा है और मैं उसको बर्दाश्त कर रही हूँ, या वो फोन लेके कर रहा है और मैं तो बर्दाश्त नहीं करती, मैं तो निकाल देती हूँ। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि बेटा बगैर मुंह धोए आ गए मेरी क्लास में, जाओ मुंह धो के आओ, गंदे शक्लें नहीं पसंद मुझे। और वो आते हैं, यकीन करें, 1 महीने के बाद कपड़े भी साफ होंगे, बाल भी कंघी होंगे, मुंह भी धुले होंगे। बच्चे सीखते हैं। उस्ताद ने उस्ताद होना छोड़ दिया है, तो फिर हमें ये हक नहीं है कि हम ये शिकायत करें कि आजकल के बच्चे ऐसे क्यों हैं। थैंक यू सो मच मिस ज़ैनब, बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुन के। आई एम श्योर आपने बहुत सारे लोगों को जो है ना झंझोड़ के रख दी है। इस एपिसोड के बाद एटलीस्ट कुछ बैठ के सोचेंगे, टीचर्स भी सोचेंगे, गवर्नमेंट भी सोचेगी, अथॉरिटीज़ भी सोचेंगी, और बहसीयत कौम भी हम सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने असासों के साथ क्या कर रहे हैं। और जब हम असासों की बात करते हैं तो जैसे आपने कहा कि वही बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है, हम अपने फ़नकारों के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि सेलिब्रेट तो बड़े करते हैं हम अपने कल्चर को, डाइवर्सिटी को, कहते हैं पाकिस्तान गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, उन मुख्तलिफ फ्लेवर्स में वो रंग कौन डालता है, वो आर्टिस्ट डालते हैं, जिनकी क्या हम कदर कर रहे हैं। This is the food for thought for you. On this note, I'd like to say thank you. We'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.